क्या आप जानते हैं कि फिल्में, ड्रामे, थिएटर सबकी जान एक ही चीज होती है जिसे हम प्ले कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्ले असल में होता क्या है और शेक्सपियर के तमाम प्लेज आज भी दुनिया भर में क्यों जिंदा है। आज हम प्ले की डेफिनेशन इतना आसान करके समझेंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज लेक्चरर मोहम्मद कुरैशी welcoming you back to a new video lecture where we are going to talk about the most important and common topic which is about play in English literature। आज मैं आपको प्ले की डेफिनेशन समझाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा आसान होगी और आप ये समझेंगे कि प्ले नॉवेल या शायरी से किस तरह डिफरेंट होता है और स्टेज पर किस तरह जिंदा हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्ले की डेफिनेशन। A play is a literary work written to be performed on stage and on screen by actors using dialogues and action। प्ले क्या होता है? ये एक लिटरेरी वर्क है जो कि परफॉर्म किया जाता है ज्यादातर स्टेजेस पर। इसको लिखने के बाद स्टेजेस पर प्ले किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, या फिर आज के दौर में स्क्रीन पर प्लेज हुआ करते हैं तमाम बाय एक्टर्स के जरिए यूजिंग डायलॉग्स एंड एक्शन, जिसमें डायलॉग्स होते हैं और कुछ एक्शंस होते हैं। तो ये तो हो गए हमारी सबसे जस्ट इजीएस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्ले। उसके बाद हम आ जाते हैं कि प्ले में असल में होता क्या क्या है। देखिए, प्ले के अंदर जो है वो डायलॉग्स होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को दिए जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि स्टेज पर प्ले किस अंदाज में हो रहा है, यानी कि प्ले को किस डायरेक्शन में करना है। उसके बाद देखते हैं हम एक्ट्स और सीन। अब जो भी प्ले हैं उसमें डायलॉग्स हैं, एक्टर्स के दरमियान डायलॉग्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसके बाद जो है वो एक्ट्स करते हैं और अपने सीन बनाते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम कैन ड्रामेटिक प्ले जो होता है वो कभी कभी ड्रामेटिक सीन होता है उसमें, कभी कभी कॉमेडी होती है उसमें, और कभी ड्रामा और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर होकर एक प्ले तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल भी लिटरेचर से ही आएगा, जैसे शेक्सपियर की हैमलेट। हैमलेट जो है वो एक प्ले का नाम है, ठीक है। ऐसे ही रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट जो है वो भी एक प्ले का नाम है जो कि आइंदा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने जा रहे हैं शेक्सपियर के मेजर वर्क्स को। दिस वाज ऑल अबाउट प्ले। क्या सिर्फ 14 लाइनें किसी के भी दिल को दहला सकती हैं? जी हाँ, आज हम जानेंगे कि सोनेट क्या होती है और ये शायरी की सबसे खूबसूरत शक्ल क्यों मानी जाती है। आइए देखते हैं सोनेट की डेफिनेशन जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने उतारी है। A sonnet is a short 40 lines poem with specific rhyme, scheme and structure expressing a single idea or emotion, often explore theme of love, beauty। सोनेट जो है वो 14 लाइंस पर मुश्तमिल एक छोटी सी पोयम होती है, शॉर्ट पोयम होती है, जिसमें एक स्पेसिफिक रेम देखी जाती है, उसकी एक अपनी स्कीम और स्ट्रक्चर होता है और ये एक सिंगल आइडिया पर काम करती है। यानी अगर लव की बात हो रही है तो 14 की 14 लाइनों में लव पर बात होगी, अगर ब्यूटी पर बात हो रही है तो 14 लाइनें ब्यूटी को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि एक सिंगल आइडिया इसमें आपको पाया जाएगा। और अगर किसी की मौत की बात हो रही है तो फिर मॉर्टेलिटी ही इसका एक सिंगल आइडिया होगा जिसे ये एक्सप्रेस करेगी। यानी 14 सत्रों में आपको सिंगल आइडिया जिसमें देखने को मिले, हम उसे सोनेट का नाम दे देते हैं। तो सोनेट की सबसे ज्यादा जो आम मिसाल दी जाती है वो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं, जैसे कि सोनेट नंबर 18 जो शेक्सपियर ने लिखी थी, शल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये आप अभी स्क्रीन पर पूरी सोनेट शेक्सपियर की देख रहे हैं। ये 14 लाइंस पर मुश्तमिल एक सोनेट है जिसके अंदर शेक्सपियर एक ऐसा आइडिया देता है। आइए मैं इस सोनेट का थोड़ा सा आपको खुलासा देता हूं, बल्कि थोड़ी सी इसकी तशरीह कर देता हूं उर्दू में कि ये सोनेट क्या है। सोनेट नंबर 18 में शायर असल में क्या कहना चाहता है, उसका असल मकसद क्या है, वो तमाम चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सोनेट में हमेशा एक मरकज़ी ख्याल होता है, यानी कि एक सिंगल आइडिया होता है जिसको शायर एक्सप्रेस कर रहा होता है अपनी पोएम के अंदर। अब देखें कि शायर यहाँ पे सबसे पहले कहता है, शल आई कंपेयर टी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हें गर्मियों के दिन से तशबीह दूँ। लेकिन
तुम तो मौसम गर्मा से भी कहीं ज्यादा हसीन हो। अब यहाँ पर शायर कहना ये चाह रहा है कि यार मैं गर्मियों के दिन से आपको तशबीह तो दे दूं आपकी आपके हुस्न को, आपकी खूबसूरती को, लेकिन गर्मियों का जो दिन होता है ना वो बहुत ज्यादा कभी सख्त होता है, कभी बहुत ज्यादा अजीब होता है, कभी यानी कि ज्यादा देर तक कायम भी नहीं रहता है और इसकी खूबसूरती आर्जी होती है। लेकिन मेरी महबूबा, तुम्हारा जो हुस्न है वो तो हमेशा का है और ये हुस्न कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। यानी वक्त और हुस्न का तस्वुर शायर यहाँ पर दे रहा है और मजीद ये कहता है कि हर खूबसूरती एक दिन मुरझा जाएगी और मुरझा ही जाती है। वक्त जो है वो सब कुछ छीन लेता है, लेकिन मेरी महबूबा तुम्हारा जो हुस्न है ना ये ना मिटेगा और ना पुराना होगा। यानी शायर यहाँ पर असल ताकत दिखा रहा है शायरी की, कि शायरी जो है वो हमेशा के लिए इसके हुस्न को जिंदा रखेगी। यानी जब तक लोग सांस लेते रहेंगे और आंखें देखती रहेंगी, ये नज़म जिंदा रहेगी और तुम्हें जिंदा रखेगी। यानी ये नज़म तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगी। तुम मिट जाओगी, तुम्हारा जिस्म मिट जाएगा, तुम्हारी ये जो खूबसूरती जिस्म के साथ मुंसलिक है ये मिट जाएगी, लेकिन जो खूबसूरती मैंने अल्फाज में शायरी के जरिए बयान कर दी है, आपकी खूबसूरती को मैंने शायरी में कैद कर दिया है, ये हमेशा के लिए जिंदा हो गई है। लोग जब भी ये सोनेट पढ़ेंगे तुम्हारा हुस्न याद रहेगा। यानी अब मरकजी पैगाम यहाँ शायर ये देना चाहता था कि शायरी जो होती है ना वो ये ताकत रखती है कि इंसान के हुस्न और मोहब्बत को हमेशा के लिए जिंदा कर देती है। यानी जिस्म तो खत्म हो जाता है मगर अल्फाज के जरिए उसका हुस्न हमेशा के लिए कायम रहता है। तो ये 14 लाइन्स पर मुश्तमिल एक सोनेट है, सोनेट नंबर 18, जिसका नाम है शैल आई कंपेयर टी टू अ समर्स डे। ये यानी शेक्सपियर की एक ऐसी सोनेट है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ है और शेक्सपियर की यानी कारकर्दगी और शेक्सपियर का जो एक लेवल था ना माइंड का, सोचने का तरीका, बात करने का अंदाज और जो उसके अल्फाजों का चुनाव था वो तमाम चीज़ें जाहिर करती है। सो आई होप आपको सोनेट समझ में आ गई होगी कि सोनेट असल में होती क्या है। सोनेट नंबर 18, जिसकी आसान उर्दू तशरीह में करने जा रहा हूँ, शैल आई कंपेयर टी टू अ समर्स डे। शायर कहता है, क्या मैं तुम्हारा मुकाबला गर्मियों के दिन से करूं? यानी कि अपनी महबूबा के हुस्न को वो गर्मियों के दिन से कंपेयर करने का एक सवाल खुद से करता है। फिर कहता है, नहीं यार, तुम तो गर्मियों के दिन से भी ज़्यादा हसीन और मोतदिल हो। अब हसीन होने से और मोतदिल होने से मुराद उसका यही था कि गर्मियों का दिन जो है वो कभी तेज़ होता है, कभी हल्का होता है, कभी सूरज बहुत तेज़ होता है, कभी बादल उसकी रोशनी को कम कर देते हैं और मौसम गर्मा कुछ दिन का ही मेहमान होता है। लेकिन तुम्हारी जो खूबसूरती और हुस्न है ये तो हमेशा का है और ये बहुत ही ज़्यादा है, ना ये कम होता है ना ये ज़्यादा होता है। आपका हुस्न मौसम गर्मा की तरह नहीं है। फिर वो कहता है कि हाँ, गर्मी में तो कभी तेज़ हवाएं चलती हैं जो मई के खूबसूरत फूलों को झंझोड़ देती है और गर्मियों का मौसम बहुत थोड़े दिनों का मेहमान होता है। कभी सूरज बहुत तेज जलता है और कभी बादल आकर उसकी रोशनी को मद्धम कर देते हैं। दुनिया की हर खूबसूरती वक्त के साथ कम हो जाती है या किसी हादसे या कुदरत की तब्दीली से मांद पड़ तो जाती है, लेकिन शायर आगे कहता है, तुम्हारी खूबसूरती मेरी जान हमेशा कायम रहेगी, तुम्हारा हुस्न कभी ख़त्म नहीं होगा। मौत भी फ़ख्र से ये नहीं कह सकेगी कि तुम उसके साए में चले गए हो, क्योंकि तुम मेरे इन अशार में हमेशा ज़िंदा रहोगी। और आखिर में शायर नतीजा भी यही निकालता है कि जब तक लोग सांस लेते रहेंगे, आंखें देखती रहेंगी, ये नज़म ज़िंदा रहेगी और तुम्हें भी ज़िंदा रखेगी। यानी शेक्सपियर इस सोनेट में ये बात साबित करता है कि कुदरती हुस्न जैसे मौसम गर्मा आर्जी होता है, लेकिन मेरी महबूबा की जो खूबसूरती है, जो उसका हुस्न है, जो मैंने शायरी और अदब में कैद कर दिया है, यह हमेशा ज़िंदा रहेगी। यानी शायर अपनी महबूबा को नज़म के ज़रिए हमेशा अमर बना देता है। क्या आप जानते हैं कि शायरी सिर्फ जज्बात नहीं होती बल्कि कभी कभी पूरी कहानी नज़म की सूरत में सुनाई जाती है। ऐसी नज़म जो कहानी सुनाए, किरदार दिखाए और अंजाम तक ले जाए, उसी नज़म को हम नैरेटिव पोयम कहते हैं। आज हम इंग्लिश में नैरेटिव पोयम की डेफिनेशन जानेंगे और हम जानेंगे कि ये शायरी से इतनी मुख्तलिफ क्यों होती है। पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि कोई फिल्म ही चल रही हो। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि नैरेटिव पोयम की इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है। अ नैरेटिव पोयम इज अ पोयम दैट टेल्स अ कंप्लीट स्टोरी विद कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स विद अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। नैरेटिव पोयम जो है वो एक ऐसी पोयम होती है जिसके अंदर बाकायदा एक कंप्लीट स्टोरी पाई जाती है, जो कि कैरेक्टर्स के साथ इवेंट पर बनाई जाती है। उसकी एक शुरुआत होती है, फिर मिडल सेक्शन होता है, आखिर एंड भी होता है, जिसमें उस कंप्लीट स्टोरी जो नज़म में पाई जा रही होती है उसका अंजाम दिखाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि
ये जो नज़म होती है नैरेटिव पोयम, ये लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, दोनों तरह की होती है। ये रीमिंग भी हो सकती है, नॉन रीमिंग भी हो सकती है, और ये वेरियस फॉर्म्स में लिखी जाती है। ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे पास सोनेट्स है, सोनेट्स जो है वो ऐसी नज़म होती है जो एक तरीके से तरतीब से लिखी जाती है, जिसमें 14 लाइंस का होना जरूरी होता है, जिसमें हमारी टून, एक्सप्रेशन और एक ही टॉपिक पर, स्पेसिफिक टॉपिक पर हमें बात करनी होती है। ये तमाम चीजें इस पोयम में नहीं देखी जाती हैं। आप जानते हैं कि शेक्सपियर सिर्फ ड्रामे और सोनेट्स ही नहीं लिखता था, बल्कि पूरी पूरी कहानियां नज़म की सूरत में लिखता था। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं नैरेटिव पोयम। शेक्सपियर की जो सबसे मशहूर नैरेटिव पोयम्स हैं वो हमारे पास है वेनस एंड एडोनिस, जो कि 1593 में उसने लिखी थी। फिर हमारे पास है द रेप ऑफ ल्यूरिस, 1594 में लिखी थी, और अ लवर्स कंप्लेंट, ये भी शेक्सपियर की एक मशहूर नैरेटिव पोयम है। वेनस और एडोनिस का थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपको बताता हूं कि इसकी क्या कहानी है। वेनस और एडोनिस शेक्सपियर की सबसे मशहूर नैरेटिव पोयम्स में से एक है, जहां पर वेनस एक ऐसा किरदार है जो कि मोहब्बत की देवी है, और एडोनिस एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का है। वेनस जो है, इसे इस नौजवान लड़के वो एडोनिस से मोहब्बत हो जाती है, और ये अपनी मोहब्बत का पैगाम एडोनिस तक पहुंचाती है। एडोनिस इसकी मोहब्बत का प्रपोजल देखकर इसे रद्द कर देता है, मना कर देता है, और वेनस का दिल यहाँ पर टूट जाता है। आखिरकार एक दिन शिकार के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब आप देखेंगे कि इस पोयम के अंदर किरदार है वेनस और एडोनिस। मुकम्मल इश्क की कहानी है, जिसमें इनकार है, जुदाई है और मौत है, और यहाँ पर जज्बात थीम जो है वो अफसरदगी है और मोहब्बत का एक खौफनाक अंजाम है। तो आपने देखा कि वेनस और एडोनिस है तो एक नज़म ही है, तो एक पोयम ही, लेकिन ये एक नैरेटिव पोयम है जिसमें किरदार भी है, एक कहानी भी है, और जिसमें थीम भी पाई गई। ऐसे ही हमारे पास द रेप ऑफ ल्यूरिस है, जो कि 1594 में इसने लिखी थी। इस कहानी में एक रोमी सल्तनत का शहजादा ल्यूरिस एक खूबसूरत नौजवान लड़की का रेप कर देता है, उसकी इज्जत को पामाल कर देता है, जिसके बाद ल्यूरिस खुदकुशी कर लेती है। तो आपने देखा कि इस नज़म में भी किरदार है ल्यूरिस, फिर एक कहानी है जिसमें उसका रेप होता है, उसके साथ जुल्म होता है, अखलाकी तबाही इसके अंदर दिखाई गई, जुल्म भी दिखाया गया। तो यानी थीम, कहानी, कैरेक्टर्स, तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद अ लवर्स कंप्लेंट हमारे पास है, जहां पर एक लड़की अपने धोखा देने वाले आशिक की दास्तान सुना रही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि नैरेटिव पोयम को आप कैसे पहचानेंगे। नैरेटिव पोयम को पहचानने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप देखेंगे उसमें कि वहां एक बाकायदा स्टोरी होगी, फिर आप देखेंगे कि वहां पर कैरेक्टर्स हैं, नंबर 3 पे सेटिंग होगी बाकायदा। वहां पर एक, यहां पर मैं उर्दू में भी लिख दूं, कहानी, किरदार, पस मंजर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी तनाज़ा या उसमें मसला एक कहानी के अंदर दिखाया जाएगा। मसला कुछ भी हो सकता है, मोहब्बत हो सकता है, धोखा हो सकता है, सुसाइड हो सकती है, रेप हो सकता है। और उसमें एंडिंग होगी, यानी कि उस कहानी का अंजाम क्या हुआ। ये तमाम चीजें नैरेटिव पोयम के अंदर पाई जाती हैं। सो आई होप आपको प्ले, सोनेट एंड नैरेटिव पोयम का बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपके सामने आज इस वीडियो में हमने कवर किया है प्ले, सोनेट एंड नैरेटिव पोयम। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये तमाम का डिफरेंस समझ आ गया होगा। इनके डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं, आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, जिस्ट और इजीएस्ट सिंपल वे के अंदर मैं आपको डेफिनेशंस लिख कर दिखाता हूं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि प्ले किस तरह आप पहचानेंगे, सोनेट को किस तरह आप पहचानेंगे, नैरेटिव पोयम को पहचानने का क्या तरीका होगा। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके माइंड में इन 3 के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।